Hello friends, welcome to Kalam IS. Myself Neeraj. We are going to discussing for the 66 BPSC मेंस एग्जामिनेशन. तो हम लोग आज साइंस टेक का मेनली सारे टॉपिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ और क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे मतलब क्या संभावनाएं हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और सारे टॉपिक्स को लगभग एक साथ कवर करेंगे और उस पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कुछ उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उसकी इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे. मेनली हम लोग उस टॉपिक को जो संभावना है कि एग्जाम में आ सकता है आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और इन सारे टॉपिक्स पे हम आज जिक्र करेंगे. तो साथियों हम लोग क्वेश्चन वाइज चलेंगे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जा सकता है और कैसे आप उसको आंसर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन उठाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बार बार सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स खबरों में और बुक्स हर जगह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं कि अब एक तरह से ह्यूमन एफर्ट को एक तरह से इजी बना रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस ह्यूमन माइंड को कहीं ना कहीं सिमुलेट करके उसकी प्रोसेसिंग करके हम कुछ इंटेलिजेंस ऐसा तैयार कर रहे हैं, रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन की तरह सोच रहा है, ह्यूमन की तरह करने एफर्ट कर रहा है. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है और कैसे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक्सप्लेन हाउ AI is the potential tool to transform the society, but like any other technology, it inherits certain issues and challenges. मीन्स कैसे अभी पूरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. पहला पार्ट आपने देखा कि क्वेश्चन है कि कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा पार्ट है कि अदर टेक्नोलॉजीज की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या सर्टेन इश्यूज और चैलेंजेस हैं उसके साथ, इसके बारे में हमें बताना है. तो हम लगभग 450 टू 500 का आंसर हमको लिखना है. तो उसके लिए हम सबसे पहले ये बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है. तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स की तरफ जा रहा है कि मीन्स क्या क्या बेनिफिट्स पहुंचा रहा है वो सोसाइटी को. तो हम उस बेनिफिट्स के रिगार्डिंग उस पर बात करेंगे और कहाँ कहाँ प्रभावित कर रहा है पूरे के पूरे ह्यूमन एफर्ट को और क्या कर रहा है. ये सारी बातें आप बेनिफिट्स में दिखाएंगे किस किस फील्ड में किस किस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में बताएंगे. आगे फिर बताएंगे अदर टेक्नोलॉजीज के साथ साथ इसके साथ इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या है, उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे. और फिर हम लास्ट में उन चैलेंजेस से लड़ने के तरीके क्या है और किन तरीकों पे भी सरकार काम कर रही है, गवर्नमेंट काम करने की कोशिश कर रही है, इन सारी बातों पे आप जिक्र करेंगे. तो मेनली आप देखेंगे कि इस जो पहला क्वेश्चन है उस पे हम लोग चलेंगे. तो सबसे पहले बात जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली जो भी ह्यूमन का माइंड जैसे काम करता है, किसी चीज को कैसे सोचता है, कैसे करता है, वो कैसे फिजिकल एफर्ट लगाता है, कैसे क्या चीजें कैसे चीजें घटित होती हैं, सेम उसी की चीज उसी को एक तरह से सिमुलेट करके मींस उसी को फॉलो करके आप जो एक मशीन लर्निंग बनाते हैं या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस तैयार करते हैं, वही मेनली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी कभी एज लाइक ह्यूमन काम करता है और कभी कभी आप देखेंगे कि बियॉन्ड द ह्यूमन लाइक भी काम करता है. जैसे ह्यूमन लाइक काम में जैसे आप देखते होंगे किसी होटल में जाते होंगे तो गेट पे ही आपका किसी होटल या किसी शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो गेट पे ही आपका चेकिंग होती है, मीन लाइट डिटेक्टर लगे रहते हैं. वो डिटेक्टर एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करते हैं, वो आपको डिटेक्ट करते हैं, कोई मेटल डिटेक्टर या सारी चीजें वो सारी चीजें डिटेक्ट करता है. इसी तरह होटल्स में
या जो भी फंक्शन, जैसे आप देखेंगे जो मशीन काम कर रही, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन का हाथ काम करता था वहां, जैसे तो वहां मशीन काम कर रही, जैसे लेथ पे, सीएनसी पे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जितन जैसे ह्यूमन काम कर रहा है वैसे वहां भी काम कर रही है मशीनें, मशीनों में परिवर्तित हो गया ह्यूमन एफर्ट। दूसरा, अगर बियॉन्ड ह्यूमन लाइक देखा जाए तो जैसे कहीं स्टॉर्म आ गया, कहीं आग लग गई, या कहीं कोई, जैसे पेंडेमिक के दौरान एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी कि दूर थोड़ा रहना, जिससे क्या नाम, सांसों का कांटेक्ट ना हो, ना ही टच कर पाए एक दूसरे, ताकि बीमारी फैले ना। तो उस वक्त कुछ रोबोट्स बनाए गए थे जो हेल्थ केयर सेक्टर में यूज किए जा रहे थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे स्टॉर्म आ गया, या भूकंप आ गया, या कहीं फ्लड आ गया, तो उस समय जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो रोबोट्स या ड्रोन वगैरह भेजते हैं, सारी चीजें आपका बियॉन्ड ह्यूमन लाइक इंटरवेंशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और डिक्टेट करके देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली क्या है, कैसे तैयार होता है। तो आप देखेंगे कि मैं एक वैन डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। ये है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, ये है आपका मशीन लर्निंग, और ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बड़े सर्कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, छोटा सर्कल डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। मस डीप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों का एक तरह से कहा जाए सेट है, मींस इन दोनों मिलकर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करते हैं। डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन माइंड किसी भी फंक्शन को करने के लिए स्टेप वाइज जाता है, स्टेप वाइज, सेम उसी तरह कंप्यूटर प्रोसेसेस जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं एक स्टेप वाइज एल्गोरिदम से चलती हैं, कि स्टेप वाइज हम न्यूरल एल्गोरिदम तैयार करते हैं, जो फंक्शन ये होगा, फिर अगले बार ये आगे ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस ऐसे पूरे के पूरे स्टेप को तैयार करते हैं। तो वो होता है आपका एल्गो, एक तरह से एल्गोरिदम। अगले पार्ट पे जो अभी हम एल्गो तैयार करते हैं, वो मशीन लर्निंग क्या करती है, जो एल्गो तैयार हुआ है डीप लर्निंग के थ्रू, वो एल्गो को मशीन लर्निंग रन कराती है, मींस उस एल्गो को आइडेंटिफाई करती है और आगे प्रोसेस करती है, मींस लर्न करती है अपने लैंग्वेज में। मशीन लर्निंग मेनली क्या होता है कि जैसे कोई ह्यूमन कुछ सोच रहा है, वो जो या कर रहा है, उसको हम एक मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि मशीन वैसे ही काम करती है। सेम इसी तरह इस एल्गो को फंक्शन करने के लिए हम मशीन लर्निंग तैयार करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में उस चीज को रीड कर लेता है, उस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों को यूज करके हम जहां इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हैं या जहां उपयोग कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपका जो भी साइंटिफिक प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली यही है। और इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स में आप देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में, जैसे मैंने बताया कोरोना के टाइम में ड्रग डिलीवरी या सैनिटाइजेशन, इन सारे प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं रोबोट्स का यूज कर रहे थे। और हेल्थ केयर सेक्टर में और आप देखेंगे कि इधर जो डायग्नोस्टिक्स या थ्योरेपेटिक्स, मींस आप आज लेजर टेक्निक से जो इलाज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रतिरूप है, जिसमें हम लेजर के थ्रू इलाज, ऑपरेशन, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सब हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, पेस्ट कंट्रोल और जो भी बेहतर जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, और जो भी हम फर्टिलाइजर्स वगैरह दे रहे हैं, उनको फर्टिलाइजर्स को फसलों तक बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए हम रोबोट्स यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो भी एग्रीकल्चर में ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर रही हैं, वो सारी चीजें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ रही हैं, जहां भी जो ऑटोमेशन वगैरह आ रही है। और नेक्स्ट आप अगर देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा दायरा है, बड़ा उपयोग हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक कुछ स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे तो वो लोग सुने होंगे लेथ मशीन। लेथ मशीन पहले एक कन्वेंशनल लेथ मशीन आती थी, जिसमें क्या होता था कि लोग जॉब लगाते थे, मेटल का जॉब,
और उस जॉब पे जो भी कटिंग करनी होती थी, उसमें थ्रेड चढ़ाने होते थे, या जो भी उसमें ऑपरेशंस करने होते, ड्रिलिंग करनी होती थी, सारी चीजें एक लेथ मशीन के अंदर हो जाती थी। ह्यूमन उसको कंट्रोल करके देखता था और चीजें हो जाती थी। लेकिन अब आप जाएंगे बड़े इंडस्ट्रियल फॉर्म्स में जहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, बड़े इंडस्ट्रियल फॉर्म्स में अब सीएनसी मशीन आ गए हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। मींस वहां कोडिंग कर दी जाएगी। जैसे ह्यूमन जॉब के साथ लगा रहता था कि उसको आगे खिसकाना है, पीछे लाना है, सेट करना है, वहां ह्यूमन एफर्ट को हटा दिया गया। वो जॉब बस लगा देना है। उस जॉब के लग जाने के बाद कंप्यूटर सीएनसी मशीन जो होगी वो कोडिंग के थ्रू पूरा का पूरा फंक्शन उस पर कर देगी और जैसे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सीएनसी मशीन के आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस हम जो चिप आईसीज बना रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, ताकि जिससे नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको बेनिफिट्स का आ जाएगा। चैलेंजेस में आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें आप सबसे पहली चीज देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट। अभी उतने स्किल्ड वर्कर नहीं है जो कहा जाए सीएनसी लेथ मशीन की कोडिंग और डिकोडिंग में जो भी चीजें होनी है, उन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्किल नहीं है हमारे पास। और दूसरा चीज है हमारे पास सफिशिएंट टैलेंट, वो मैंने बताया ही, एब्सेंस ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर। अभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कोई कोलैबोरेशन नहीं बन पाया है। तो ये आपका एक इशू चैलेंज में आता है। नेक्स्ट चैलेंज जो आता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जो बड़ा मतलब उस कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि जैसे ही अगर रोजगार कोई मजदूर है वो काम कर रहा है, कहीं अगर वहां मशीन आएगी तो मजदूर कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें एक ऐसे क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहिए जिसमें ह्यूमन के एफर्ट को इजी किया जाए, ह्यूमन को रिप्लेस ना किया जाए। मींस अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम उसके लाइफ को आसान बनाएं, ना कि उसकी लाइफ को रिप्लेस कर दें वहां से। जैसे मजदूर है, मजदूर को रिप्लेस करने से कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्याएं पैदा होंगी, ये सारी चीजें पैदा होंगी। तो ये एक कंसर्न है। और कंसर्न आपका है हाई कास्ट लो अवेलेबिलिटी। मींस जो भी इसमें कोडिंग और इन सब चीजों में एक हाई कॉस्ट आती है, एक प्रोग्रामिंग और सारी चीजें। तो ये सब देखेंगे कि आप कुछ चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस को अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं एआई को बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। और कास्ट बहुत हाई है, जो भी आप देखेंगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। और एआई को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के बीच में, ये एक प्रॉब्लम है। और वे फॉरवर्ड में मेनली यही है कि हम बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए हम इकोनॉमी में ऐसे यूज करें हम मशीनों को, और इससे जिससे ह्यूमन के एफर्ट को इजी किया जा सके, ना कि ह्यूमन के एफर्ट को रिप्लेस किया जाए। ये एक बेहतर है। और स्किल डेवलपमेंट किया जाए ताकि जो भी लेबर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं स्किल्ड हों और उनके बारे में जानते हों और चीज़ों के बारे में अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाएं। ये सारी चीज़ें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है। एक बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, ताकि जिस भी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए उसको बेहतर तरीके से, ताकि वो एफिशिएंसी और जो भी इकोनॉमिक एफिशिएंसी और इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ाए। तो ये आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये इंट्रोडक्शन था, उसका बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है और उन चैलेंजेस को कैसे लड़ा जाए, ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में पोटेंशियल बेनिफिट क्या क्या है बिहार को लेके, बिहार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिए हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके।
तो इसमें इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है, तो आपको बिहार के बारे में बताना है, इंडिया के बारे में बताना है और वर्ल्ड के लेवल पे क्या क्या चल रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को करते वक्त सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसके बाद बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और क्या क्या चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या एक्शन ले रहा है उसके बारे में बताएंगे, और वर्ल्ड लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताएंगे। तो रिसेंट एप्लीकेशन जो बिहार में है वो मेनली आप देखेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जहां भी जब आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े स्तर पे ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टों से कोयला बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है, तो बहुत सारा राख और एसिड और ये आपका स्मॉग क्रिएट होता है, जिससे एयर पॉल्यूट होती है। तो इस चीज को देखने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें बड़े स्तर पे हमने 14, आप देखेंगे बिहार में 14% पॉल्यूशन ईंट के भट्टों से होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। आप देखेंगे जब भी जो इलेक्शन हुए हैं 2020 में बिहार में पंचायत इलेक्शन, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हमने पोल काउंटिंग किया था। इसमें हमने क्या किया था कि जो ईवीएम मशीनें थी, ईवीएम मशीनों के पास एक कैमरे थे, वो कैमरे उसको उस पे देखते थे, मतलब उस कैमरे से उस पे नजर रखी जाती थी ईवीएम मशीनों पे, और जैसे ही बटन क्लिक होती थी वो कैमरे से वो इस इमेज जो है उस कैमरे के थ्रू चली जाती थी, एक डिजिटल डेटा बन जाता है, जिससे हम बाद में उस वोटों की काउंटिंग कर रहे थे। लगभग सक्सेसफुल रहा था आपका। आईआईटी पटना ने फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे रिसर्च करने की बात। मशीन लर्निंग मैंने बताया कि जो भी ह्यूमन जैसे काम करता है स्टेप वाइज, उसको हम मशीन की भाषा में जैसे उतार देते हैं, तो वो मशीन लर्निंग है। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मीन्स ये होता है कि जैसे आदमी जो टेक्स्ट करता है या बोलता है, उसको मशीन मतलब कंप्यूटर या मशीन जो है वो अपनी भाषा और अपने 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 लैंग्वेज में जब उसको बोलता है या लिखता है, तो उसी को हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं। इस पे आईआईटी पटना ने रिसर्च करने का मतलब कोलैबोरेशन किया है फ्लिपकार्ट के साथ आईआईटी पटना में। और एआई टू प्रिडिक्ट द फ्लड एंड सेव लाइव्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम बिहार में आप देखते होंगे कि लगातार फ्लड से प्रभावित राज्य है, लगातार फ्लड आता रहता है, जिससे बहुत प्रभावित है, वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा प्रभावित है और जनता को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है बड़े स्तर पे। ये लगभग आप देखेंगे हर साल बिहार में जो बाढ़ आती है, उससे जो अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाता है और जनता को भी की भी इकोनॉमी बर्बाद होती है। तो उसको पहचान करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए हमने फ्लड का यूज किया है, जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, जिससे हम पता करते हैं कि कब बारिश ज्यादा होना है, कैसे होना है और लाइफ को कैसे बचाया जाए, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। इलीगल लिकर ट्रेड में को रोकने के लिए और उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब कुछ आर्टिफिशियली हम निगरानी रखेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो आर्टिफिशियल एक नेशनल पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो नॉलेज शेयरिंग टूल की तरह काम करेगा और आर्टिकल डॉक्यूमेंट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में नॉलेज शेयरिंग टूल की तरह काम करेगा नेशनल पोर्टल फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो अगले स्टेप्स हैं आप देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम, मींस इसका क्या है, यंग स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है और अप्रिसिएट करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करने के लिए, और उनको इंथुजियाज्म पैदा करना उनके अंदर कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में रिसर्च करें, काम करें, ये सारी चीजें। और दूसरी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने के लिए क्लास 6 to 8 12th के स्टूडेंट्स को
ये इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने कि उनको सिखाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा, ताकि वो स्किल्ड हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, ताकि उनको रोजगार और बाकी चीज़ों में संभावनाएं हो। और दूसरा अगला स्टेप है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया ने 2020 में जीपीएआई का पार्ट बना है, जिसमें इन्होंने ग्लोबल पार्टनरशिप की है। और इस ग्लोबल पार्टनरशिप में जो मेन ग्राउंड है ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, इन सारी चीज़ों को कैसे इंक्लूजन, सबको इंक्लूड कैसे किया जाए, और ह्यूमन राइट्स कैसे बचाया जा सके, इन सारी बातों पे को लेके जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो उसको एक इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है। और इंडिया ने स्ट्रेटजी बनाई है कि सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। मीन्स ऐसा ना हो कि कुछ मतलब जिनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रह जाए, वही उसका लाभ उठा पाए, बाकी लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीच ना हो पाए। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, स्कूल करिकुलम में ऐड किया है। और एक नीति आयोग ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक ऐरावत, ARAWAT मीन्स ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीति आयोग का पर्पज है कि इसका काम है गाइड और रिसर्च, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, आर&डी करने के लिए इस ऐरावत को तैयार किया गया है। जिसका मेनली आप देखेंगे कि ये किसके रिकमेंडेशन पे तैयार हुआ है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐरावत लिख देते हैं, ये है ऐरावत। ग्लोबल डेवलपमेंट, जीवन सेक्रेटरी जनरल ने मींस एक रोड मैप तैयार करने के लिए बोला है, मतलब रोड मैप ऑन डिजिटल कोऑपरेशन। इसमें इन्होंने मेनली ह्यूमन राइट्स बेस्ड, सेफ एंड सस्टेनेबल एंड प्रमोट पीस और ट्रस्टवर्दी, इस इन कोडवर्ड्स के साथ मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने की जो रोड मैप तैयार होगा, उस पे डिजिटल जो भी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने एक लेआउट तैयार किया, जिसमें क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स बेस्ड होना चाहिए, सेफ एंड सस्टेनेबल होना चाहिए, और पीस को प्रमोट करने वाला होना चाहिए। और यूनेस्को ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो भी रिकमेंडेशन तैयार किया है, उसके एथिक्स की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के की जो भी मेंबर है वो एडॉप्ट करने के में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करने में पूरी एथिकल रूप से काम करें। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे काम हो रहा है अभी, यूएई और यूके, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगभग ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे हम बढ़ते हैं। अभी आप न्यूज में लगातार सुन रहे होंगे कि 5G लॉन्च हुआ है, 5G की लॉन्चिंग हुई है, जिसमें बड़ी संभावनाओं की नज़र से देखा जा रहा है 5G को, 4G के बाद 5G लॉन्च हुआ है। तो 5G के बारे में जो क्वेश्चन संभावना है कि आ सकती है बीपीएससी में, वह है कि 5G टेक्नोलॉजी है क्या, और पूरे इवोल्यूशन को समझाइए कि कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, और इसका एडवांटेज क्या है 4G के मुकाबले, और व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व इन इट्स implementation in existing Indian scenario, suggest way ahead to address the challenges। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे 5G टेक्नोलॉजी है क्या, फिर आप इसके इवोल्यूशन में बताने के लिए आप लिखेंगे कि सबसे पहले 1G आया 1980 में, 1G, 2G आया आपका 1990 में, 3G आया 2000 में, और 4G आया 2009 में, और 5G रिसेंटली आपका 2022 में आया। अब आप 1G में बताएंगे कि 1G में केवल और केवल आपका एनालॉग कॉलिंग होती थी, आप फोन से कॉल कर सकते थे, बाकी इसके अलावा आप नहीं कर सकते थे चीजें, क्योंकि इसमें कोई इंटरनेट का प्रोसेसिंग नहीं थी।
2G में आपका मैसेजिंग कर सकते थे, इसमें 64 kbps की स्पीड आती थी। और 3G में आपका फिर 1 to 2 Mbps की स्पीड आती थी, जिसमें आप एप्लीकेशन बाकी सारी चीज़ों पे काम कर सकते थे। 4G की स्पीड जो होती थी वो आपका था 1 Gbps, 1 GB/सेकेंड। और 5G में है 20 Gbps, मीन्स 1 सेकेंड में आपका 20 Gbps की स्पीड से आप सर्फिंग और नेट वगैरह चला सकते थे। तो ये है आपका कि इवोल्यूशन इस तरह हुआ। बाकी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखा है 4G 5G के बारे में, कि 5G में क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस ओवर 4G। 4G का एडवांटेज क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि लेटेंसी रेट को लेके 4G से ज़्यादा तेज है और लो लेटेंसी रेट है, और स्पीड इसकी 20 kbps है। और ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स मीन्स जैसे डैम है और कभी भी भूकंप आते हैं, इन सब चीज़ों की सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। जैसे क्रिटिकल डैम में ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या बाढ़ आ गई या ये सारी चीज़ें के समय जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या तूफान आया, या मीन्स साइक्लोन आया, इन सब के वक्त में जो ये 4G से ज़्यादा वक्त काम करेगा, जिसमें हमें उसको कंट्रोल करने में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो और बाकी हमने 5G के समय में जो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने अच्छे से बात करी है इसके बारे में कि 5G को लेके क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे डिजिटल डिवाइड है सोसाइटी, जो सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड है जो सोसाइटी, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते 5G को। तो उसको कितना इजी बनाया जाए, गवर्नमेंट उसको कैसे कितना बेहतर तरीके से उसको काम करे, उस पर आप चर्चा करेंगे। तो ये आपका लगभग एक फ्रेमवर्क होगा इस पे आंसर लिखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर पे हमने क्रिप्टो करेंसी पे बात करी थी कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, और क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और क्रिप्टो करेंसी को कैसे गवर्न करना है, कैसे काम करना है। तो क्रिप्टो करेंसी पे मेनली आपका क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, और व्हाट इज द बेनिफिट एंड कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द क्रिप्टो करेंसी, कि मींस क्या क्या कंसर्न्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, उसके बारे में। और व्हाट आर द चेंजेस मेड इन द रिसेंट बजट, अभी हमने बजट जो पेश किया है रिसेंट बजट, उसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या बात की गई है, डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो मेनली अब आप इस आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले बताएंगे क्रिप्टो करेंसी है क्या, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, बेनिफिट्स के साथ साथ उसके कंसर्न क्या क्या जुड़े हुए हैं, और कंसर्न के साथ कि इंडिया ने अपने बजट में क्या क्या परिवर्तन लाने की कोशिश की है डिजिटल करेंसी को लेके। तो इस पे हम आंसर में चर्चा करेंगे। तो मीन्स इंट्रोडक्शन में क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं, और एक तरह से ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाता है। मींस ये बैंकिंग इंटरफेरेंस से बचाता है, कि मींस जैसे आप बैंक कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आरबीआई सेंट्रल बैंक गवर्न करता है उसको। तो ये करेंसी डिसेंट्रलाइजेशन है, मींस इसमें इंटरफियरेंस नहीं है, रेगुलेशन नहीं है आरबीआई का। तो वो इसका फायदा है। बाकी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिप्टो करेंसी पे बेहतर बातचीत की है, उस पर डिटेल्ड में बातचीत करी है क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी मेनली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरह से एक लेजर अकाउंट तैयार करता है, जिसमें एक स्क्रीन, सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, और एक स्क्रीन पे ही आप सारे ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं, और एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, मींस बहुत सिक्योर ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो ये सब क्रिप्टो करेंसीज के फायदे हैं। और क्रिप्टो करेंसी को लेके अभी इंडियन बजट में आप देखेंगे क्या क्या बेनिफिट्स, आप देख लीजिए कि इसके अंदर इनहेरेंट सिक्योरिटी मतलब इंक्रिप्टेड है, लो ट्रांजेक्शन कास्ट मींस इसमें लो ट्रांजेक्शन कास्ट बहुत कम है, जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लैक ऑफ इंटरफेरेंस मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है इस क्रिप्टो करेंसी में। लोअर एंट्री बैरियर्स मींस ज्यादा एंट्री बैरियर्स नहीं है, और यूनिवर्सल रिकॉग्निशन है, मींस आप इंटरनेशनली इसमें खरीद फरोख्त कर सकते हैं ये डिजिटल करेंसी को, इस क्रिप्टो करेंसी को। चैलेंजेस, सिक्योरिटी रिस्क है,
और क्राइम से बचने का भी ये कहीं ना कहीं तरीका देता है, और इंडियन रूपी को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाएगा। ये सारी चीजें आपका कंसर्न में आप देख सकते हैं। की अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस, आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत सरकार ने बैन कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई ने बैन किया था क्रिप्टो करेंसी पे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह का ट्रेड है, और ट्रेड जो है वो 19(1) में आता है, जिसमें हम कहते हैं कि ट्रेड की फ्रीडम है। तो उस ट्रेड की फ्रीडम को कहीं ना कहीं कर्व कर रहा है आरबीआई का रेगुलेशन, इसलिए उसने उस बार को हटा दिया, मींस उसको नल एंड वाइड कर दिया उसके रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि आप क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्रिप्टो करेंसी पे जो आप लगा रहे हैं। तो उसको अभी रिसेंट में बजट में हमने बात करी है, क्रिप्टो करेंसी की जगह हम एक डिजिटल करेंसी लाएंगे, और डिजिटल करेंसी जो होगी कहीं ना कहीं एक तरह से क्रिप्टो करेंसी की तरह काम करेगी, जिसमें हम रुपए एक दाम पे डिजिटल करेंसी खरीद सकते हैं। और काम है कि जो भी डिजिटल करेंसी से जो भी आमदनी क्रिएट हो रही है, कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है, उस पे टैक्सेशन लगेगा। जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पे भी कहीं ना कहीं हम टैक्स लगाएंगे। तो ये सारे बड़े चेंजेस आए हैं, आप उसको देख सकते हैं, इसको आंसर में लिखेंगे तो एक बेहतर आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रोन, और ड्रोन पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ड्रोन टेक्नोलॉजी, राइट डाउन फ्यू एप्लीकेशंस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद इट, आल्सो राइट की चेंजेस नोटिफाइड इन द ड्रोन रूल्स 2021। मींस आपको बताना है ड्रोन टेक्नोलॉजी है क्या, और उसके एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ जो कंसर्न जो ने उसके बारे में, और हमने ड्रोन रूल्स जो बनाए हैं 2021 में उनके क्या क्या की चेंजेस हैं उसके बारे में जिक्र करना है। तो मेनली ड्रोन है क्या, ड्रोन के बारे में आपने लगभग सुना होगा, जब अफगान में यूएस आर्मी, वहाँ वॉर एक तरह से छिड़ा हुआ था आतंकवाद के खिलाफ, तो वहां देखे होंगे कि अमेरिका ने ड्रोन्स का यूज किया आतंकवादी ठिकानों पे अटैक करने के लिए। मींस डिफेंस सेक्टर में उसने बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया ड्रोन्स का, उनको उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। तो ड्रोन उस समय से लगभग चर्चा में आया था। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी मेनली इसी चीज के लिए यूज करते हैं कि वहां ह्यूमन, एक तरह से कहा जाए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मींस जो अनमैन्ड एरियल स्पेसक्राफ्ट या व्हीकल, जो भी आप कह सकते हैं कि जो एरियल व्हीकल है, वो जो भी अनमैन्ड मींस बिना ह्यूमन के जो चलाए जा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हो, ऑटोमेटेड हो, तो उसको हम कहीं ना कहीं ड्रोन कहते हैं। वही एक तरह से ड्रोन है जो कई कई वेट का है, स्मॉलर साइज का, हैवी वेट का। तो ये सारे ड्रोन्स होते हैं। जैसे आप देखते होंगे अभी शादियों वगैरह में हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं पिक्चर्स लेने के लिए। अभी ड्रग डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने अभी जो भी सामान और ड्रग की डिलीवरी के लिए वहाँ स्कीम चलाई है, जिसमें ड्रोन्स के थ्रू अब लोगों को फूड, ड्रग, कॉस्मेटिक, सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाएगा। तो ये ड्रोन्स का है। और ड्रोन्स के अपना एप्लीकेशन जो मैंने बताया कि ड्रोन्स कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में काम कर रहा है, उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। डिफेंस के सेक्टर में मींस जब भी टेररिस्ट वगैरह अटैक करते हैं या टेररिस्ट के ठिकानों पे अटैक करना होता है, तो उस समय हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उनके ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हम ड्रोन्स का बेहतर इस्तेमाल करके उनके ठिकानों का पता लगा रहे हैं। ये सारी चीजें आपका ड्रोन्स के थ्रू, नक्सल बेल्ट में जहां जहां भी मॉइस्ट एंड नक्सल इंसर्जेंसी है, वहां हम ड्रोन्स के थ्रू उनके ठिकानों का पता लगा रहे हैं। ये सब डिफेंस के सेक्टर में कहीं ना कहीं हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब है हेल्थ केयर में, मींस ड्रग डिलीवरी, और तेलंगाना सरकार, जैसे मैंने बताया, ड्रग डिलीवरी के फील्ड में एक स्कीम चलाई जिसमें आप ड्रग घरों में पहुंचाई जा सकती है ड्रोन्स के थ्रू।
और एग्रीकल्चर में कि मीन्स निगरानी रखना कि कौन सी फसल किस एरिया में कौन सी बोई जा रही है, ये सारी चीज़ों पे देखना और फिर उस पे एक रिसर्च तैयार करना, ये सारी चीज़ें ड्रोन्स के थ्रू हम कर पा रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट में जैसे कहीं आग लग गई या कहीं कोई क्राइम हो गया, तो उस लॉ इन्फोर्समेंट में ड्रोन्स के थ्रू हम निगरानी कर सकते हैं, या हम जहाँ ह्यूमन नहीं घुस सकता तो ड्रोन्स के थ्रू वहाँ हम आ, देख सकते हैं, जैसे आग लग गई या कुछ, इन सब जगहों पे भी ड्रोन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी जैसे समुद्र में कहीं कचरा इकट्ठा हो गया तो हम ड्रोन्स के थ्रू उसको देख सकते हैं। ये सारी कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशंस हैं। रिस्क क्या क्या है ड्रोन्स का? वो है रिस्क आपका आर्म्ड अटैक्स, मींस ड्रोन्स के थ्रू आपको हो सकता है आपके ऊपर अटैक कर दिया जाए, ये उसका मिसयूज किया जा सकता है, तो वो इसमें एक डर है। और दूसरा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है ड्रोन यूज करने, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है कि मींस वे ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं, और जबकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, जिससे क्या है कि जो नक्सल इलाके हैं या मॉइस्ट इलाके हैं, उन इलाकों में हम उनके ठिकानों को पता करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इशूज क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत महंगी है, तो उसको ऐसा मतलब उसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट हो ताकि लो कास्ट हो, तो ताकि लोग यूज कर पाए। और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स को सप्लाई करने में, जैसे आरडीएक्स, इन सारी चीजों और वेपन्स को सप्लाई करने में कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा सकता है, उसके लिए निगरानी रखने की बहुत जरूरत है ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। और ड्रोन्स रूल्स 2021 में क्या क्या की चेंजेस आए हैं उसको लेके हम डिस्कशन करेंगे। तो उसका है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा जो बिजनेस फ्रेंडली होगा, जो सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम होगा, जिसपे आप क्या नाम आप बिजनेस फ्रेंडली होगा। आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जहाँ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जहां आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नो फ्लाइट परमिशन रिक्वायर अप टू 400 मीटर इन ग्रीन जोन्स, मींस जो ग्रीन जोन है उसमें 400 मीटर के नीचे आप नहीं ड्रोन उड़ा सकते, और जो एयरपोर्ट एरियाज हैं उनके प्रेमाइसेज में 8-12 किलोमीटर के प्रेमाइसेज में आप 200 मीटर तक ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते। और नो पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ड्रोन्स, छोटे ड्रोन्स के लिए कोई पायलट रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है। और यही देखेंगे ड्रोन्स का जो कवरेज ऑफ ड्रोन्स रूल्स 2020 इंक्रीज फ्रॉम 300 kg टू 500 kg, मींस ड्रोन्स को अब 500 kg तक इंक्रीज कर दिया गया है। ड्रोन टैक्सीज भी अलाउ कर दी गई हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जारी करेगा, उसके आधार पे आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए तक का अगर ड्रोन के रूल्स को आप तोड़ते हैं इसके लिए। तो मेनली ये सारी चीजें, ड्रोन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे जो कार्गो डिलीवरीज के लिए होंगे, ये सब रूल्स में परिवर्तन किए गए हैं, तो इसको आप आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं आंसर में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैक्सीन, अभी कोविड-19 के समय वैक्सीन पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं चली हैं और वैक्सीन को लेके बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी हुई है, और उसमें अलग अलग देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन तैयार की है और एक बेहतर इकोनॉमिक संभावनाएं तैयार हुई हैं इस वैक्सीन से, और हम लड़ पाए हैं क्योंकि बहुत बड़ा पेंडेमिक था कोविड, और उसमें हम वैक्सीन बनाकर ही कहीं ना कहीं एक तरह से कंट्रोल किए हैं बड़े स्तर पे। और आपने देखा होगा इंडिया में बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो हम देखेंगे वैक्सीन मेनली क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मीन्स वैक्सीन के डेवलपमेंट की वेरियस प्रोसेसेस क्या हैं और उसकी एफिकेसी कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन है क्या? वैक्सीन एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, मींस आपको कोई अगर बीमारी मतलब कोई बीमारी अगर फैल रही है या होने की दिक्कत है, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो ताकि उस बीमारी से आप लड़ पाए या वो बीमारी आपको लग ना पाए, इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में वैक्सीन तैयार करते हैं। और वैक्सीन मेनली होता क्या है कि जो डिजीज है उसी डिजीज का इनएक्टिव फॉर्म में हम उस वैक्सीन को इंजेक्ट करके किसी की बॉडी में लगाते हैं, जिससे उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी डेवलप होती है। वो इम्यूनिटी डिजीज, उसी डिजीज से लड़ने में सहायता करती है। मेनली वैक्सीन यही है। और वैक्सीन मेनली, और वैक्सीन का डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोसेसेस क्या है
वो मेनली 6 प्रोसेस से गुजरती है आपकी वैक्सीन। पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो 6 प्रोसेसेस से गुजरता है, 6 स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज आपका है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी का मीन्स क्या है, इसमें रिसर्च किया जाता है। कोई बीमारी अगर आई, उस बीमारी के ऊपर सबसे पहले रिसर्च किया जाता है। इस बीमारी कैसी है, इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कैसे एंटीबॉडी तैयार किया जाए ताकि ह्यूमन को या किसी भी जानवर को ये बीमारी प्रभावित न करे। तो इसके लिए एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है जिसपे हम बातचीत करते हैं। फिर एक प्री क्लिनिकल ट्रायल। फिर इस रिसर्च के बाद जो मेडिसिन तैयार किया जाता है या वैक्सीन जो तैयार किया गया, उस मेडिसिन को हम एनिमल के ऊपर ट्रायल करते हैं। एनिमल के ऊपर हर फेज में ट्रायल करते हैं कि देखें कैसे प्रभावित कर रही है, कहीं गलत प्रभाव तो नहीं डाल रही, जैसे नई बीमारी जनरेट हो जाए या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसके लिए हम प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। उस ट्रायल में हम जानवरों के ऊपर उसका रिसर्च करते हैं, जैसे चूहे के ऊपर रिसर्च किए या कुत्ते के ऊपर रिसर्च किए। तो इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके इन जानवरों के ऊपर हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट, अब हम इस वैक्सीन को ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करना शुरू करते हैं। ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने के 3 प्रोसेस हैं। जो पहला फेज है, हम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर इस वैक्सीन को ट्राई करते हैं और उसके ऊपर उनका प्रभाव और सारी चीजों को रीड करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड फेज में हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एक बड़े लेवल पे लोगों के बीच, सेम जो जैसा हमने पहले लोगों को दिया उन्हीं के सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एक बड़े स्तर पर सेकेंड फेज में कराते हैं। फिर थर्ड फेज में हम एक होल पब्लिक, मतलब सिमिलर और अदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों पे हम बड़े स्तर पे थर्ड फेज में ट्रायल करते हैं। उसके बाद हम आते हैं रेगुलेटरी, मींस उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मींस उस वैक्सीन को हम रेगुलेशन मींस अप्रूवल के लिए भेजते हैं कि अब हमारा जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो चुका है, अब इसको अप्रूव कर दिया जाए ताकि फर्दर हम इस पे प्रोडक्शन कर सकें। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। हम रेगुलेटरी के बाद जब हमको अप्रूवल मिल जाता है तो हम बड़े स्तर पे उस पर मैन्युफैक्चरिंग मींस उसका प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करते वक्त नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। हमने जो प्रोडक्शन किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जैसे वैक्सीन की 100 डोजेज जो अच्छी हो, पता चला 101वीं डोज में कोई दिक्कत आ गई। तो क्वालिटी कंट्रोल के सबका एक तरह से असेसमेंट किया जाए और उसका टेस्ट किया जाए, तो वो आपका है क्वालिटी कंट्रोल, 6th स्टेज। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के बाद वैक्सीन जो है मार्केट में आ जाती है। यही आपके 6 स्टेजेज हैं कि वैक्सीन कैसे शुरुआत होती है, रिसर्च होता है और कैसे क्वालिटी कंट्रोल के बाद वो मार्केट में आ जाती है। अब आती है बात कि वैक्सीन की एफिकेसी कैसे कैलकुलेट की जाए। तो मेनली एफिकेसी के लिए क्या हम कैलकुलेट करते हैं कि जितने लोगों को हमने वैक्सीन दिया उसमें कितने लोगों को प्रभावी रूप से उसने सही किया, और जितने लोगों को नहीं दिया गया उन लोगों में क्या प्रभाव, मतलब बीमारी का क्या प्रभाव रहा। कोई बीमारी आई, बीमारी किसी को लगी और उसको हमने वैक्सीनेट किया, और किसी को लगी हमने वैक्सीनेट नहीं किया। उन दोनों का जो का जो आनुपातिक परसेंटेज निकल कर आता है उसको ही हम वैक्सीन एफिकेसी कहते हैं। एक फॉर्मूले के थ्रू आपको हम समझाएंगे कि वैक्सीन एफिकेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप देखेंगे फॉर्मूला है एफिशिएंसी इज इक्वल टू अटैक रेट अनवैक्सीनेटेड माइनस अटैक रेट वैक्सीनेटेड अपॉन अटैक रेट अनवैक्सीनेटेड इंटू 100। इससे जो निकल के आएगा वही आपका एफिशिएंसी होगी वैक्सीन की। कि मतलब मींस जो अटैक बीमारी अटैक कर रही जितने लोगों पे और उन पे हमने वैक्सीनेट नहीं किया, माइनस उन लोगों का अटैक रेट जिनके ऊपर अटैक की बीमारी लेकिन हमने वैक्सीनेट किया, माइनस अपॉन टोटल मींस जिन लोगों को अनवैक्सीनेटेड है उनके से जो परसेंटेज निकल के आएगा वही आपका एफिशिएंसी होगा।
अब हम तो मेनली इस क्वेश्चन में जो आपका था इसको ही आपको एक्सप्लेन करना, बाकी हमने बायोटेक्नोलॉजी के वक्त वैक्सीन पे बात की थी, कोविड-19 और इन सब चीज़ों पे, तो वहां से आप कंटेंट ले सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी एंड बायोटेक, दो इंपॉर्टेंट फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और आईटी पे एक क्वेश्चन लगभग आता ही रहता है, तो आप इसको और कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे तो हम यहाँ जो क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ डिस्कशन करेंगे। बाकी हमने आईटी और बायोटेक पे एक पूरा का पूरा लेक्चर ही है, उस पर आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब है कि innovations in the field of infotech and biotechnology hold the potential to transform the agricultural landscape, means एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या कैसे एग्रीकल्चर की फील्ड को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है आईटी सेक्टर और बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमें बातचीत करना है। इस पे ही हमें आंसर लिखना है 450 टू 500 वर्ड्स में। तो आप अब देख सकते हैं कि इन्फो टेक्नोलॉजी, अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि एग्रीकल्चरल कंसर्न्स क्या क्या है। सबसे पहला कंसर्न क्या है कि हम एग्रीकल्चर में हमें आमदनी को बढ़ाना है, मींस प्रोडक्शन, आमदनी को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फूड सिक्योरिटी को देखना है, फूड सिक्योरिटी कैसे की जाए, और जो भी ट्रेडिंग है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है, ट्रेड है, ये सारी चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मींस ताकि एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाए एग्रीकल्चरल फील्ड में, ये सारी चीजें हैं। और कैसे लैंड का पूरा लैंडस्केप तैयार किया जाए, मीन जैसे जियो टैगिंग, ये सारी चीजों से कैसे रिमोट सेंसिंग से लैंड को देखा जाए, सिंचाई की सुविधाएं कैसे गवर्न किया जाए, तो ये सारे इशूज जो हैं वो आपके एग्रीकल्चरल इशूज हैं। जब आप इशूज को बताएंगे तो उन्हीं इशूज को कैसे कैसे टैकल करना है आईटी के थ्रू और कैसे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, उससे आप देख सकते हैं। इन्फोटेक्स का जो पोटेंशियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर की फील्ड में जितना ह्यूमन एफर्ट को आसान बनाया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, उस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे वो लाभ पहुंचाएगा, क्या पोटेंशियल है जो एग्रीकल्चर में लाभ पहुंचाए, उसका हम इस्तेमाल कैसे करें। ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, कि हम ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए हम ज्यादातर उन इक्विपमेंट्स को लगाएं जो ज्यादा लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर को लेबर एक्सटेंसिव बनाए, मींस ज्यादा लेबर का जरूरत ना पड़े, तो वो इक्विपमेंट बनाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करें ताकि जो भी सेलिंग, जो भी ट्रेड वगैरह है एग्रीकल्चरल ट्रेड, उसको हम बहुत सेफ और इनसिक्योर जो सिक्योर बनाए, इनक्रिप्टेड बनाए, ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सिक्योर सिस्टम है और सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे, एक लेजर अकाउंट जैसे एक खाका तैयार करता है दुकानदार या अकाउंट तैयार होता है, उस अकाउंट की तरह आपको सारे ट्रांजेक्शन, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। जैसे न्यू ट्रांजेक्शन जनरेट होगा तो न्यू चेन बन जाएगी, न्यू ब्लॉक बन जाएंगे, ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन मींस बड़े स्तर पे जब एग्रीकल्चर को देखना है, मींस एक एरिया में कैसे क्या एग्रीकल्चर किया जाए जो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा या सारी चीजें होंगी, तो वहाँ क्लाउड बेस्ड सिस्टम सारा कनेक्टेड हो ताकि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से, जैसे बैंकिंग सिस्टम क्या है, वो क्लाउड सिस्टम मींस कितना प्रोटेक्टेड सिस्टम है, बहुत इफेक्टिवली काम करता है। सेम उसी तरह हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करके एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखना है। और आईटी बेस्ड नेटवर्क इंटीग्रेटर्स मींस नेटवर्क को लेके इंफॉर्मेशन, मींस जैसे आपका 4G का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर, 5G का इस्तेमाल करके कैसे एग्रीकल्चर में हम इंफॉर्मेशंस को कितनी आसानी से पहुंचा पाएं और साइंटिस्ट और इन सारी चीज़ों को कैसे जनता तक पहुंचा पाएं, तो वो ये नेटवर्क के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें ऑप्टिकल फाइबर घर घर गांव 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 पहुंचा देना, तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में बहुत फायदा पहुंचाएंगे। मोबाइल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल एग्रीगेटर्स, तो ये सारे जो भी हैं आपके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, आपका इन्फोटेक का पोटेंशियल बेनिफिट है एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब आते हैं कि बायोटेक का क्या, कैसे उस कंसर्न्स को सॉल्व करता है। जेनेटिक एडिटिंग, जेनेटिक एडिटिंग का मीन्स ये होता है कि मीन्स हम जो भी आप
एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप्स तैयार कर रहे हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल, या जो भी हम जीनोम एडिटिंग करके हम जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड मटेरियल्स तैयार कर रहे हैं या सीड्स तैयार कर रहे हैं, या ये सारी चीजें आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर को एक मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, जो किसानों को आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। ये एक जीन एडिटिंग CRISPR-9 Cas9 का यूज करके हम इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हम जीनोम एडिटिंग कर पा रहे हैं और हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तैयार कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स तैयार कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स तैयार किए गए थे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। सेम उसी तरह हमें उन क्रॉप्स को तैयार करना है जो हाई यील्ड के हों। टिश्यू कल्चर को बढ़ावा देना है ताकि हमें बीज के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता ना रहे। बायोफर्टिलाइजर्स मीन्स आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत ज्यादा सॉयल की क्वालिटी डेजर्टिफाइड हो रही है सॉयल, और सारी चीजों को दिक्कत आ रही है, तो हमें जैविक खाद का यूज करना है। मीन्स नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए हमें खादों का ज्यादा यूज ना करना पड़े, हम ऐसी बायो फर्टिलाइजर्स तैयार करें जिससे क्या है खेतों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, उसकी उर्वरता बनी रहे। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत मतलब पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये एस्पेक्ट आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं डार्क वेब कि डार्क वेब क्या है और डार्क वेब के बारे में। आप लोगों ने डार्क वेब, डार्क नेट, इन सारी के बारे में जिक्र सुना होगा कि कुछ लोग हैं जो किसी को सुपारी दे के मारने का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसे डार्क वेब पे देते हैं जिससे उसको किल किया जा सके। उस पे सारे कम्युनिकेशंस होते हैं कि कैसे कहाँ हथियार खरीदना है, क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हथियार खरीदते हैं और ये सारी चीज़ें। और एक बड़ी न्यूज कुछ बहुत दिनों पहले आई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1991 में जब सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो जो अलग अलग 14 कंट्रीज बने थे, उन 14 कंट्रीज में एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी हथियार हैं, जो भी वेपन्स हैं, उनका एक दूसरे में दे दिया जाए। जिन कंट्रीज का जो पार्ट बनता है उतने उतने वेपन्स उनको दे दिए जाए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कुछ वेपन्स पता नहीं चले, वो कहीं ना कहीं डार्क वेब और डार्क नेट के थ्रू गायब कर दिए गए, और वो उनकी खरीद फरोख्त बाग में आतंकवाद और इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मेनली डार्क वेब एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, और उसमें जो निगरानी है, रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, स्टेट के, इंटरनेशनल लॉज के, उन रेगुलेशन से वो बाहर है। वो कहीं ना कहीं एक ऐसे ब्राउजर से खुलते हैं जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसपे कोई उनको देखा नहीं जा सकता। तो डार्क वेब ऐसे ही काम करता है। तो डार्क वेब मेनली है क्या, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है डार्क वेब पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डार्क वेब एंड व्हाई इज द सीरियस थ्रेट, एक्सप्लेन। डार्क वेब की डेफिनेशन है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन में आप सबसे बताएंगे डार्क वेब है क्या, और डार्क वेब क्यों सीरियस थ्रेट है। अगर और थ्रेट के साथ साथ हमें ये चीज भी बताना होगा कि क्या कोई बेनिफिट है डार्क वेब के साथ, तो उन सारी उसका भी जिक्र करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं डार्क वेब के बारे में जो डेफिनेशंस हैं आप देखें। डार्क वेब इज द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट दैट एग्जिस्ट ऑन द डार्क नेट, ओवरले नेटवर्क्स दैट यूज द इंटरनेट but require specific software configuration and authorization to the access means यूज तो ये करता है कंप्यूटर नेटवर्क, मीन्स आपका आईटी नेटवर्क यूज करता है, जो भी आप नेटवर्क यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, उन सारी चीजों को यूज करता है। लेकिन इसको चलाने के लिए, इसको यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ऑथराइजेशन चाहिए एक्सेस करने के लिए।
तो इसके थ्रू काम करता है। इस पे एक आईडी बनती, कई मूवीज वगैरह में भी आप देखे होंगे कि एक ऐसी आईडी बनती है, उस आईडी के थ्रू आप उसमें अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद आप जो भी करना चाहें, ट्रेड करना चाहें या किसी को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना चाहें या हथियारों की खरीद फरोख्त करना चाहें, तो डार्क वेब पे ये सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत इनक्रिप्टेड है और इस पे आप निगरानी नहीं कर सकते। तो डार्क वेब को लेके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम बता देते हैं आपको कि डार्क वेब को लेके आपको आंसर लिखना होगा क्या क्या है। द डार्क वेब रेफर्स टू एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन कंटेंट दैट इज नॉट इंडेक्स्ड बाय द कन्वेंशनल सर्च इंजन्स। मींस इसको निगरानी नहीं की जा सकती कन्वेंशनल सर्च इंजन से, और इसको रन भी नहीं कराया जा सकता कन्वेंशनल सर्च इंजन से। द डार्क वेब इज अ पार्ट ऑफ द डीप वेब which just refers to websites that do not appear on search engines। ये सर्च इंजन्स पे डायरेक्टली अपीयर नहीं होता है, इसको आप कहीं ना कहीं एक नए ब्राउजर से सर्च करना पड़ता है, जैसे टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर जो है वेब, ये डार्क वेब को रन कराने के लिए एक ब्राउजर है जहां आप डार्क नेट की साइट्स खोल सकते हैं। तो इस पे, और ये इस पे बहुत ज्यादा सेक्रेट है, और इसमें मेनली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जैसे मैंने बताया, इलीगल एक्टिविटीज इसमें होती हैं, ड्रग्स वगैरह का स्मगलिंग वगैरह होती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी डार्क वेब के थ्रू होती है, जिसपे कोई निगरानी हो नहीं पाती है, और कन्वेंशनल सर्च इंजन इस पे खुलता नहीं, इस वजह से इन पे कोई निगरानी नहीं हो पाती है। डार्क वेब सीरियस थ्रेट क्यों है, मैंने बताया, टेररिज्म को बढ़ावा देता है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह इन सारी चीजों को बढ़ावा देता है, और ये इस पे निगरानी नहीं रखी जा सकती, इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें इसकी प्रॉब्लम्स हैं और ये कंसर्न्स हैं डार्क वेब के। और डार्क वेब के एडवांटेजेस क्या है, मेनली ये एक तरह का सीक्रेट ट्रेडिंग है, जिससे क्या है, जिसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, जो किसी प्राइवेसी का हनन नहीं है किसी का, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेयर, इसमें स्टेट इंटरफेरेंस है नहीं, स्टेट रेगुलेशन है नहीं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से सेक्रेसी है। और क्रिमिनल्स, इसमें एक चीज अच्छा है कि इस वेबसाइट के थ्रू कभी कभी हम अपने जो स्पाइंग वगैरह ये सारी चीजें को हम कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, और ये सारी चीजें डार्क वेब के थ्रू हो सकती हैं कि क्या बातचीत चल रही है, क्या इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक तरह से टेररिस्टों की स्पाइंग भी की जा सकती है पुलिस का अपने कम्युनिकेटर सिस्टम के थ्रू। तो ये डार्क वेब का कुछ बेनिफिट्स हैं, तो मेनली डार्क वेब पे आपको ये आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। स्पेस। हमने स्पेस पे एक थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में, कि स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस के क्या एस्पेक्ट्स हैं, स्पेस की संभावनाएं क्या क्या हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा कैसे काम कर रहा है, उन सब सारी चीज़ों पे हमने बात करी थी। अभी हम देखते हैं कि स्पेस पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे इस पे आपको आंसर लिखना है। उस पे पहला क्वेश्चन है आपका स्पेस पे, वो है राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द गगनयान मिशन, आल्सो इनुमरेट सम ऑफ द मेजर अपकमिंग मिशन प्रोग्राम्स ऑफ द इसरो। हमें गगनयान जो भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मींस हम एक दो सालों में, अभी चर्चा भी हुई थी कि इसरो के साथ कि हम कब इसको सेंड करें, तो बातचीत चल रही है कि 2024 तक इसको लॉन्च कर दिया जाए। तो गगनयान पे अभी हमारा काम चल रहा है, तो गगनयान के बारे में क्वेश्चन है कि गगनयान है क्या, उसके बारे में बताइए। और आगे इसरो की जो मेजर अपकमिंग मिशंस हैं उसके बारे में जिक्र करिए कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो हम फर्दर करने वाले हैं। तो इसरो, सबसे पहले आप बताएं गगनयान क्या है, और उसके बाद जो फर्दर मिशन है उसके बारे में बात करेंगे। इसरो ने गगनयान मींस अपना एक अंतरिक्ष में वो यान भेज रहा है इंडिया, जो जिसमें लगभग 4 क्रू मेंबर्स जाएंगे, और इंडिया का ये पहला, और इंडिया भेजने के बाद दुनिया में चौथा कंट्री हो जाएगा जो जिन्होंने अपना
अंतरिक्ष में अपना वायुयान भेजा है। तो गगनयान मिशन मेनली 3 डेज मिशन है और 3 मेंबर्स, मैंने बोला 4 मेंबर्स, 3 मेंबर्स क्रू मेंबर्स हैं। और अभी तक 3 देशों ने अपना मिशन भेजा है, रशिया, यूएसए और चाइना ने। कंपोनेंट क्या क्या है, इसे जीएसएलवी के थ्रू भेजा जाएगा, जीएसएलवी मार्क 3 स्टेजेस है, हैवी लिफ्ट व्हीकल है। गगनयान जो है आपका, इसमें एक व्योम मित्र भेजा जाएगा, ह्यूमनॉइड व्योम मित्र इन अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट अहेड ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। मॉनिटरिंग मॉड्यूल पैरामीटर मींस अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट मींस क्रू मेंबर तो रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि अनमैन्ड मींस ऑटोमेटिकली ये काम करेगा और स्पेस में जाएगा। और पोटेंशियल ऑफ द मिशन, इसका पोटेंशियल और फायदा क्या क्या है गगनयान का। सबसे पहला तो है कि हम पूरे वर्ल्ड में उन 4 देशों में आ जाएंगे जिन्होंने अपना स्पेस में अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। तो आप, पहला पोटेंशियल है कि कहीं ये 15,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे मैंने बोला कि यूएस, रशिया, चाइना, इसके रेंज में के साथ साथ भारत भी खड़ा हो जाएगा। तो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। नेशन को इंस्पायर, नेशन के यूथ को इंस्पायर करेगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसके फील्ड में काम करने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में काम आएगा गगनयान, जिसमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में हम स्पेस को लेके एक नया हमारा एक पार्ट खड़ा होगा अगर हम गगनयान भेजेंगे, जिसमें हम कॉमर्शलाइजेशन ऑफ जो हम अभी इसरो में के कॉर्पोरेटाइजेशन पे बात कर रहे हैं, और हम कॉमर्शलाइज करने की बात कर रहे हैं कि हम स्पेस को कॉमर्शलाइज करें, जिसमें प्राइवेट एक्टर्स भी आए हैं, जिससे क्या नाम है, एक इकोनॉमी को फायदा पहुंचे। तो लगभग इनोवेशन के लिए एक इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलेगा। हम स्पेस में जाके स्पेस के बारे में और जब बेहतर तरीके से जान पाएंगे, तो ये सारी चीजें, और स्पेस के रिसर्च में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपका, ये सारी संभावनाएं आपका है, इस बेनिफिट है गगनयान से। बाकी फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे आने वाले मिशंस कौन कौन हैं, जो हम इसरो ने कौन कौन से मिशन को प्लान कर रखा है। पहला, हम एक सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए सन के जो भी सन का जो बाहरी कोर है उसके ऑब्जर्वेशन के लिए हमने एक सोलर मिशन तैयार किया है, जो एक्सपेक्टेड है कि 2023 में भेजा जाएगा, जिसका नाम है आदित्य L1। इसके बाद हम स्पेस ऑब्जर्वेटरी के लिए, स्पेस के ऑब्जर्वेशन के लिए हमने एक एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भेजने का हमने विजन रखा है, जो सेकेंड क्वार्टर 2013 के सेकेंड क्वार्टर में भेजने के लिए का हमने टाइम फिक्स किया है। इसका काम है कि कॉस्मिक एक्सरेज के पोलराइजेशन को रीड करेगा स्पेस में। चंद्रयान 3, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद्रयान 2 का मिशन फेल हो चुका है इंडिया का, तो इंडिया ने फिर चंद्रयान 3 भेजने का 2023 तक चंद्रयान 3 को भेजने के लिए तैयार है कि 2023 में हम चंद्रयान भेजेंगे। इसरो का एक कहा जाए कि फिर से संभावनाएं हैं इसरो को लेके। इससे निसार, हमने एक सार सैटेलाइट से निसार भेजने के, सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो नासा के कोलैबोरेशन, निसार में नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से एक सिंथेटिक अपर्चर रडार को डेवलप करने की बात चल रही, जो आपका ड्यूअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा। शुक्रयान मींस विनस पे, विनस प्लेनेट पे हम अपना शुक्रयान भेजने की संभावना है इसरो के द्वारा 2024 तक। तो ये अपकमिंग मिशन हैं, जो इंपॉर्टेंट मिशन है। लूनार मिशन, लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन, हम ये मिशन मून पे भेज रहे हैं 2024 में, जो लूनार लैंडर और रोवर के साथ जाएगा। मंगलयान 2 भेजेंगे, मंगलयान 2 हमारा 2024 में मार्स ऑर्बिटर पहुंचेगा, जबकि हमने एक मंगलयान भेज चुके हैं। और एस्ट्रोसैट स्पेस टेलीस्कोप, हम एस्ट्रोसैट 2 जो स्पेस टेलीस्कोप है उसको
भी भेजने वाले हैं, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है डेट कि हम कब तक भेजेंगे। तो ये सारी आप देखेंगे कि स्पेस को लेके इंडियन इसरो जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन सब मिशन को लॉन्च करने वाला है इन इन डेट्स पे जो हमने बात की। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA, हाउ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट विल हेल्प इंडिया। जो आपको पहला पार्ट देख रहे हैं कि जो हम ISPA बना है, मींस इंडियन स्पेस एसोसिएशन, वो किस तरह सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में बात करना। और दूसरा कि हम सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट से कैसे इंडिया को हेल्प पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में जिक्र करना है। अब हम आते हैं इंडियन स्पेस एजेंसी है, एसोसिएशन है क्या। इंडियन एक इंडस्ट्रियल बॉडी जो प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है, जिसका मतलब है कि हम एक इंडस्ट्रियल बॉडी बना रहे हैं मींस स्पेस की, जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर के कोलैबोरेशन से तैयार होगा। मींस इन अब हम कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कॉमर्शलाइजेशन, स्पेस को कॉमर्शलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम प्राइवेट एक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा दुनिया में स्पेस एक्स, टेस्ला की वो एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है जो नासा के साथ कोलैबोरेट होकर काम करती है। वैसे ही आप देखेंगे कि आप इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है वो एक इंडस्ट्रियल बॉडी होगी जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्टर्स दोनों का कोलैबोरेशन से कमेटी तैयार होगी, एसोसिएशन तैयार होगा। इसका एम क्या है कि कमर्शियल स्पेस प्लेटफॉर्म तैयार करना, कि मींस स्पेस में अब के टेक्नोलॉजी में अब हम जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन या कमर्शलाइजेशन करेंगे जिससे इकोनॉमिक आउटपुट निकलेगा, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। मेंबर्स इसमें कौन कौन होंगे? मेंबर्स होंगे सबसे पहला इसरो के मेंबर्स होंगे। इसके साथ साथ इंडियन डोमेन में अगर देखा जाए तो इसमें इसरो के मेंबर होंगे, बाकी आप अलग अलग जो भी प्राइवेट एक्टर्स हैं स्पेस में उनके मेंबर्स होंगे, जैसे भारती एयरटेल, वन वेब, टाटा ग्रुप्स ऑफ, नाल्को, एल&टी, मैप इंडिया एमंग अदर्स। इसके अलावा अलग जो भी इंडस्ट्री स्पेस में इन्वॉल्व होगी वो सारे इंडस्ट्रीज के मेंबर्स इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पार्ट होंगे। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का मतलब ये है कि स्पेस इंटरेस्ट में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं उनको लेके ये बनाई जा रही है। इसका एम ही यही है कि दोनों कमर्शलाइज किया जाए। ये सपोर्ट देगा स्टार्टअप्स खड़ा करने में, स्पेस को लेके स्टार्टअप्स खड़ा करने के लेके इसमें बातचीत होंगी और इसको लेके सपोर्ट करेगा इन सब चीजों, और फैसिलिटेट कराएगा प्राइवेट प्लेयर्स को इस फील्ड में उतरने के लिए। और ये सिंगल विंडो एजेंसी की तरह काम करेगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जहां से आप एज ए रेगुलेटरी बॉडी है, जहां से आप फैसिलिटेट हो, जहां से आप इनेबल करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स को और फैसिलिटेशन मिलेगा स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। ये सारी चीजें इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अंडर में होगा। बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगी, इसका सिग्निफिकेंस है बहुत ऑर्गेनाइज्ड कमिटी है जिसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है और सबका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, प्राइवेट्स का भी गवर्नमेंट का भी, जिससे एक फ्लेयर प्लेइंग ग्राउंड तैयार होगा जिसमें क्या है कंपटीशन, एक बेटर कंपटीशन होगा इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री की जो गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट को ज्यादा सब्सिडाइज किया जाए, प्राइवेट उसमें सफर करे। तो एक बेटर कंपटीशन के लिए हमने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को तैयार किया है। हमने सिंगल विंडो एसोसिएशन ने बनाया जहां एक सिंगल विंडो पे ही सारी एनेबलिंग एंड जो भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए जो फैसिलिटेशन चाहिए सो एक सिंगल विंडो से ही प्रोवाइड हो जाएगा इसके लिए। और रोल बैक ऑफ स्टेट, इंडियन स्पेस एसोसिएशन ऐसा तैयार होगा जिसमें क्या है कि स्टेट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, जिसमें क्या है कि उन्हीं मेंबर्स के बीच में ही अपना एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी होगी जो कॉमर्शलाइजेशन के फील्ड में काम करेगी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा प्राइवेट बिजनेसमैन जो भी स्पेस में आएंगे, फंडिंग प्रोवाइड कराएगा, जैसे स्पेस एक्स काम करता है वैसे काम करेगा ये। और इनहैंस R&D,
स्पेस के टेक्नोलॉजी में R&D को और ज्यादा बढ़ावा देने में के फोर्स में काम करेगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अब है कि ये सैटेलाइट इंटरनेट कैसे इंडिया को हेल्प पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि गवर्नमेंट का मूड है डिजिटल इंडिया, मींस डिजिटल क्रांति लाना एक तरह से इंडिया में, कि डिजिटल इंडिया डिजिटली स्ट्रांग हो जाए, लगभग सब लोग एक तरह से इंटरनेट और सारी चीजों के रीच में आ जाए। तो इस फील्ड में कैसे काम करेगा इंडियन स्पेस? तो स्पेस का क्या है, स्पेस में हम सैटेलाइट लगाते हैं और सैटेलाइट के थ्रू जैसे ऑप्टिकल फाइबर, ये रडार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेट प्रोवाइड कर, जैसे इंटरनेट डिजिटल इंडिया के फील्ड में स्पेस का बहुत रोल है, जिसमें क्या है रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीजें आपका कहीं ना कहीं प्रोवाइड होगा। इंटरनेट इन हिली एरियाज, स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हिली टेरेन में जहां आप ऑप्टिकल फाइबर्स और ये सारी केबल्स नहीं बिछा सकते, वहां स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इंटरनेट पहुंचा सकते हैं। जैसे भारत नेट के थ्रू 1000 दिनों में भारत नेट के थ्रू सब तक नेट पहुंचाने की योजना है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंटरनेट को प्रोवाइड करा पाए। रिमोट एरियाज में जैसे मैंने बताया, रिमोट एरियाज में अगर वहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाया तो वहां सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू बेटर इंटरनेट को पहुंचाया जा सकता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं इंटरनेट सैटेलाइट मींस स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे इंटरनेट को एक्सेस किया जाए उसके बारे में पॉइंट्स थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी जो क्वेश्चन आप देखेंगे बीपीएससी में, जो संभावना है क्वेश्चन आने की, वो है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड राइट अबाउट इट्स एप्लीकेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। मींस नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है और एसोसिएटेड इश्यूज क्या क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी पे हमने पूरा का पूरा एक पार्ट ही किया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि नैनो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसकी संभावनाएं क्या क्या है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सारी चीज़ों पे हमने प्रीवियसली काम किया है। और यहाँ हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आप जब आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले 40 to 50 वर्ड्स में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, फिर उसके एरिया वाइज एप्लीकेशंस को बताएंगे और उन एरिया वाइज एप्लीकेशंस के साथ साथ क्या एसोसिएटेड इश्यूज हैं उनको बताएंगे और उन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी मेनली है क्या? नैनो टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि पहली बात नैनो है क्या। नैनो मीन्स होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 nm, नैनोमीटर मीन्स 10 to the power means 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 मीटर। मीन्स इतना छोटा साइज, मीन्स हम 10 nm से 100 nm तक की साइज का जो भी हम मटेरियल तैयार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल या जो भी मैन्युफैक्चरिंग से तैयार करते हैं, उन सारे मटेरियल्स को हम नैनो मटेरियल्स बोलते हैं। उन मटेरियल्स का इस्तेमाल हम जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में करते हैं तो उसी को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप्स यूज करते हैं। उन चिप में हम बहुत छोटी छोटी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते हैं। जो आईसी का मीन होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, मींस एक छोटी सी चिप में बहुत सारी सर्किट्स को इंटीग्रेट करके बनाया जाता है। तो जैसे मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक वर्ड होता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जब आईसी बनाई जाती है मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स तैयार की जाती हैं चिप में, तो वो VLSI पे डिजाइन होती है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मींस छोटी सी चिप में बहुत सारी सर्किट्स इंटीग्रेट होती हैं। यही कहीं ना कहीं एक तरह से नैनो टेक्नोलॉजी है। अब तो हम ULSI की तरफ जा रहे हैं, मींस VLSI से भी आगे बढ़ रहे हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू होता क्या है कि कोई भी सिस्टम जो बड़ा है वो कहीं ना कहीं एक पोर्टेबल हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप सोचिए एक मोबाइल में आप सब कुछ एक्सेस कर पाते हैं, मूवीज देख पाते हैं, हर चीज एक्सेस कर पाते हैं।
आप कारण क्या है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो उसमें पार्ट्स लगे हैं वो बहुत छोटे मायने पे, और जो सर्किट्स लगे हैं उनको बहुत छोटे इस्तेमाल करके उसको और ज्यादा पोर्टेबल बनाते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन भी हो, नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक रिसर्च है। बाकी आप नैनो टेक्नोलॉजी का जो कॉम्प्रिहेंसिवली जो एप्लीकेशन है उसके बारे में आप बता सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या है, हेल्थ केयर के सेक्टर में एप्लीकेशन क्या क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उसका क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या उसका रोल है, आईटी इंडस्ट्री में क्या क्या उसका उपयोग है, और होल इकोनॉमी में नैनो टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, उसके कंसर्न क्या क्या है कैसे इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी अगर पॉजिटिव है इन्वायरमेंट के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी अगर पॉजिटिव है इन्वायरमेंट को बचाने में, तो नेगेटिव भी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेस्ट तैयार कर रहा है, उन सारी चीजों में नुकसान पहुंचा रहा है। हेल्थ केयर के क्या रिस्क है उसके बारे में बताएंगे कि जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और सारी, कहीं अगर कोई फंक्शन काम करना बंद कर दिया तो ह्यूमन बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या कंसर्न्स हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके क्या क्या कंसर्न्स हैं, इन सारी बातों पे आप नैनो टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या बहुत स्किल्ड लेबर, इंटेंसिव लेबर और स्किल्ड लेबर की बात करता है, की जरूरत पड़ती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में सारी चीजें इशूज हैं और इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड हम जा सकते हैं, उन सारे बातों पे आप इस आंसर में जिक्र करेंगे तो आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ग्राफीन। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपके, मान लीजिए कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। पहला है ग्राफीन, दूसरा कार्बन नैनो ट्यूब, और नेक्स्ट न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, और है नैनो यूरिया। ग्राफीन एक नैनो मटेरियल है, 1 एटम थिक, मींस एक एटम के बराबर थिक लेयर ऑफ कार्बन को जो तैयार किया गया है, एक कार्बन का एलोट्रोप है, मींस एक तरह से देखेंगे कि एक एटम के बराबर हम जो कार्बन की थिक लेयर तैयार करें वही है ग्राफीन। एक हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत छोटा मटेरियल होता है, और इस मटेरियल को हम तैयार करते हैं नैनो, मैंने इसी को एक तरह का नैनो मटेरियल जो 1 एटम थिक लेयर होता है। और इसका जो मेनली बेनिफिट है, उसके बेनिफिट के बारे में हम बातचीत करेंगे कि क्या है। 2 डायमेंशनल का लेयर है और एक सीट के फॉर्म में होता है। सबसे पहला क्या है कि बॉडी टू जो भी स्ट्रेंथ रेशियो मीन्स होता है, इसका स्ट्रेंथ रेशियो मैक्सिमम बहुत ज्यादा है, डायमंड से भी ज्यादा है, ग्रेफाइट से भी ज्यादा है। वजह क्या है कि डायमंड और ग्रेफाइट से हम कैसे, हम कहते हैं कि डायमंड बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है, फिर हम ग्राफीन की बात क्यों करते हैं कि ग्राफीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। तो मेनली होता क्या है कि स्ट्रेंथ रेशियो हम तय करते हैं टेंशन अपॉन वेट, कि कोई भी चीज कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी है, कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसके वेट में जब वेट के रेशियो में तय करते हैं तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेंथ रेशियो। आप देखेंगे स्टील बहुत मजबूत है, लेकिन स्टील की मजबूती उसके वेट के साथ है। अगर आप एक पतला सा स्टील ले लें, उसको आप मोड़ देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन अगर वही 10 किलो का स्टील होगा तो आपको पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मीन्स क्या है, ज्यादा वेट होने पे आप टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं। उसी तरह डायमंड के साथ है, जितना वेट वेट उसका ज्यादा होगा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिखाएगा। सेम फिनोमिना में अगर ग्राफीन को देखा जाए तो ग्राफीन का वेट बहुत कम होगा लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। इस फिनोमिना में हम देखते हैं कि वो बहुत छोटा मटेरियल है लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। आप पेंसिल देखेंगे, पेंसिल में बीच में ग्रेफाइट की छड़ होती है जिससे हम लिखते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलके एक कार्बन एटम से मिलके एक ग्रेफाइट की छड़ बनती। वो ग्रेफाइट की छड़ में ग्रेफाइट्स के जो वो हैं पार्टिकल्स, उससे भी छोटा होता है आपका ये ग्राफीन। ये उस बहुत मजबूत होता है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन सारे फील्ड में यूज किया जाता है, और इसका पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं, मींस और इसके फिजिकल
फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कि इसका कंडक्टर, ये बोथ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल बोथ, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है और ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होता है, इसको आर पार देखा जा सकता है। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, मींस ये पानी से इसको प्रॉब्लम होती, मतलब पानी में इसको ले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें आपका ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके पोटेंशियल एप्लीकेशन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं एक लो वेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिले हमें, मींस स्ट्रेंथ रेशियो बहुत ज़्यादा हो, तो हम पोर्टेबल और इन इस्तेमाल करने के लिए हम एरो स्पेस इंडस्ट्री में ग्राफीन का इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स में सुपर कंडक्टर्स और बनाने में हम ग्राफीन का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम, जो भी डायोड ट्रायोड ट्रांजिस्टर तैयार करते हैं हम सिलिकॉन जर्मेनियम से, तो हम वहाँ ग्राफीन का आजकल इस्तेमाल करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी ना हो और बाकी सिलिकॉन जर्मेनियम से ज़्यादा बेहतर पोर्टेबिलिटी आपको मिल जाती है ग्राफीन से। फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स और सेंसर्स बनाने में हम यूज करते हैं, सोलर पैनल्स बनाने में यूज करते हैं, एनर्जी स्टोरेज बैटरीज में हम ग्राफीन्स का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब, मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के लेक्चर के वक्त आपको कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है। जैसे कि ग्राफीन जो है सीट लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसी सीट लाइक स्ट्रक्चर को जब हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ट्यूब फॉर्म में बना देते हैं, तो वही आपका कार्बन नैनो ट्यूब है। कार्बन नैनो ट्यूब की भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, आयरन एंड डायमंड से ज़्यादा होती है उसकी स्ट्रेंथ रेशियो, और वो भी गुड कंडक्टर है। और उसका भी इस्तेमाल लगभग उन्हीं फील्ड में होता है, मींस जैसे एरोप्लेन बनाने में, डीएनए के प्रोटीन्स में भी हम यूज करते हैं आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स को। बायो सेंसर के रूप में यूज कर रहा है नासा कार्बन नैनो ट्यूब्स को। बाकी प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में जिक्र किया है। अब नेक्स्ट आते हैं, पहले हम जिक्र कर लेते हैं नैनो यूरिया के बारे में, फिर आएंगे थर्ड पे, नेक्स्ट पे। नैनो यूरिया, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यूरिया क्या है? कन्वेंशनली यूरिया आप देखेंगे व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं जो हम फसलों में फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं, ताकि नाइट्रोजन प्रोवाइड हो पाए डायरेक्ट फसलों को नाइट्रोजन, हमारे यहाँ के मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है, तो हम यूरिया यूज करके उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी की भरपाई के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने उस यूरिया का एक बड़े स्तर पे इस्तेमाल को रोकने के लिए, जिससे क्या है कि इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम होती है और बाकी बहुत ज़्यादा बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन की वजह से जानवरों में भी बहुत ज़्यादा यूरिया की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे उस यूरिया को कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा यूरिया न लगे, और इकोनॉमी में भी यूरिया का एक सब्सिडी का बर्डन पड़ता जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने एक नैनो यूरिया बनाया। नैनो यूरिया एक लिक्विड यूरिया है जिसमें 500 ml का जो एक बॉटल होगा, वो बॉटल एफिशिएंट होगा एक 50 kg के जो यूरिया का पैकेट है उसके बराबर, कन्वेंशनल यूरिया के 50 किलो पैकेट के बराबर। तो नैनो यूरिया इफ्को ने इस पे विचार किया कि हमें नैनो यूरिया पे रिसर्च करना चाहिए, और हाई यील्ड के लिए हम यूरिया के जो बना रहे हो नैनो यूरिया, वो ताकि वो नैनो यूरिया जो है प्लांट्स तक नाइट्रोजन को डायरेक्ट पहुंचाएगा, जो मिट्टी में घुल के नहीं, डायरेक्ट प्लांट तक उसकी रीच को पहुंचाएगा, यूरिया नाइट्रोजन की रीच को। तो नैनो यूरिया का मेन यही कि लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है जो एक बोरे 50 किलो के बराबर है, 500 ml का जो आपका बॉटल होगा वो उसके पे काम करेगा, 500 ml की बॉटल। नैनो यूरिया के एडवांटेजेस क्या क्या है? नैनो यूरिया के एडवांटेजेस में है कि एक रिवोल्यूशनरी एग्री इनपुट है। अगर ये बन जाता है और ये अगर बड़े स्तर पे अगर ये बन जाता है, तो कहीं ना कहीं एक
कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस करेगा और किसानों को आमदनी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड होने से बचाएगा और सुटेबल फार्मर टू स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने में सहायता करेगा। नैनो यूरिया डायरेक्ट जो लीप्स होती हैं उससे क्रॉस करके वो पौधों तक पहुंच बना लेगा। जैसे क्या है कि पहले कन्वेंशनल यूरिया में ऐसा नहीं होता था। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से यूनाइटेड नेशंस की जो एसडीजी प्लान है उसमें सहयोग करेगा नैनो यूरिया, और उसी के टारगेट के हिसाब से हमने नैनो यूरिया को तैयार किया है। चीपर देन द रेगुलर यूरिया, रेगुलर यूरिया से बहुत चीपर होगा, जिसमें क्या है कि सरकार को सब्सिडी और इन सब चीज़ों में कट कर सकती है, जो एक बड़ा बर्डन है यूरिया का। और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। जब डायरेक्ट लीप्स के थ्रू नाइट्रोजन प्रोवाइड हो जाएगा पौधे को, तो फिर कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जो लैग है वो खत्म हो जाएगा। कंसर्न्स क्या 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 है कि व्हेन ऑब्जर्व यूरिया इज वाटर सोल्यूबल ऑलरेडी है द लोवेस्ट कंसंट्रेशन, मींस ये वाटर सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से लोवेस्ट कंसंट्रेशन की एक संभावना बन सकती है कि कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाएगा। इट इज अनक्लियर हाउ इवन स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स कैन बूस्ट नाइट्रोजन अपटेक एफिशिएंसी, मींस अभी तक ये नहीं बात हो पाई है कि कितने स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स बनाए जाए जिससे क्या है कि पौधे को उस यूरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड हो पाए। और अभी रिसर्च उतने बड़े स्तर पे नहीं हो पाया है, जिससे क्या नाम है फार्मर्स की आत्मनिर्भरता जो है यूरिया पे ना हो। इन सब सारी चीज़ों पे भी साइंटिस्ट ने अभी उतना काम नहीं किया है। तो ये सारी कंसर्न्स हैं आपका यूरिया को लेके, नैनो यूरिया को लेके। अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक नया डिवीजन सेट किया है, न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। इसमें हम क्या करेंगे कि पूरी दुनिया के साथ एक डिप्लोमेटिक संबंध क्रिएट करेंगे टेक्नोलॉजीज को लेके। मींस नेक्स्ट जो है एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज का एक तरह से डिपार्टमेंट, मींस हमने डिवीजन बनाया है जिसमें हम डिप्लोमेटिकली पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट है उनके साथ एक कोलैबोरेशन करेंगे, उनके साथ मिलके हम बातचीत करेंगे और डिप्लोमेटिकली हम उस पर स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आगे कैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए और उसको उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। जैसे फॉरेन पॉलिसीज को एसेस करने के लिए और इंटरनेशनल लीगल इम्प्लीकेशंस को रीड करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमारा नेक्स्ट काम करेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में। फैसिलिटेटिंग नेगोशिएशन ऑफ सेफ गार्ड इंडियन इंटरेस्ट एंड मल्टीलैटरल फोरम लाइक यूनाइटेड नेशन, जैसे G20 है, यूनाइटेड नेशंस हैं, इन सारे फोरम्स पे एज ए फैसिलिटेटिंग नेगोशिएशन भी प्रोवाइड कराएगा ये आपका नेक्स्ट। HR कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा और कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेन पार्टनर्स, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हम फॉरेन पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे। तो इन सारी फील्ड में काम करने के लिए हमने नेक्स्ट को बनाया, ताकि हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और टेक्नोलॉजीज को लेके और बेहतर कर पाए, जिससे टेक्नोलॉजीज का इंडिया में भी आए और उसका एक डेवलपमेंट अच्छा हो और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता रहे। तो ये मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव था नेक्स्ट बनाने का। नेक्स्ट का मीन है आपका न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। अब हम आते हैं बिग डेटा, मींस नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग डेटा पे क्वेश्चन आ सकता है। बिग डेटा बहुत चर्चा में रहता है, बहुत आज जब से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी बातें होती हैं, बिजनेस डील, बैंकिंग, सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं हम बिग डेटा की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब जगह बिग डेटा। जो भी एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस देखा जाए तो जो भी एक स्टाफ, जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सारी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बिग डेटा पे काम करते हैं। कि मींस एक ही साथ सारे कंप्यूटर, सारे
मोबाइल, सारे इंटरनेट डिवाइसेस, सब कुछ एक साथ जब कोलैबोरेट होकर काम करते हैं तो वही मेनली एक साथ डेटा शेयरिंग हो रही है। ये सारी चीजों को हम बिग डेटा कहते हैं। तो बिग डेटा पे क्वेश्चन जो आ सकता है वो एक संभावना है जिसके थ्रू हम कवर करेंगे। पहला है क्वेश्चन क्या है, बिग डेटा इज एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मेगा ट्रेंड्स दैट आर हैपनिंग टुडे। कि मींस जो भी मेगा ट्रेंड्स आज हो रहे हैं उन सब का फाउंडेशन आपका बिग डेटा है। फिर है फ्रॉम सोशल टू मोबाइल टू द क्लाउड टू गेमिंग। सोसाइटी से लेके सोशल टू मोबाइल टू क्लाउड टू गेमिंग, मींस हर सेक्टर में, मींस जो भी है सोशल सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, गेमिंग में, हर जगह बिग डेटा इन्वॉल्व है। इस चीज को कमेंट में जस्टिफाई करिए आप और इसके बारे में बताइए। तो मेनली क्वेश्चन आपका है बिग डेटा का फाउंडेशन ऑल द मेगा ट्रेंड्स दैट आर हैपनिंग, जो भी आज हो रहा है सोशल, मोबाइल, क्लाउड एंड गेमिंग, जो भी आप बिग डेटा के फील्ड में जो भी फाउंडेशन तैयार हो रही है उसके बारे में जिक्र करना 450 to 500 वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम बताएंगे बिग डेटा है क्या और इन अलग अलग फील्ड्स में कैसे बिग डेटा काम कर रहा है, इसको लेके हम बातचीत करेंगे। तो बिग डेटा मेनली है क्या, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आप उसको रिकॉल करिएगा। बिग डेटा is a term from data sets that are so large and complex that traditional data processing application software is inadequate to deal with them. It refers to use the predictive analytics, user behavior analytics, or certain other advanced data analytics method that extract value from the data. Means big data वो है जैसे ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग में जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम कहीं ना कहीं यूजर एनालिटिक्स को देखते हैं, इन सारी चीजों को रीड करते हैं, उसके बाद हम जो तैयार करते हैं सिस्टम, वही एक तरह का बिग डेटा। मींस जो ट्रेडिशनल, जो कन्वेंशनल प्रोसेसिंग टेक्निक है, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक, उससे जो नहीं गवर्न हो पाता है, मींस जो कॉम्प्लेक्स है इतना ज्यादा, जो ट्रेडिशनली नहीं गवर्न हो पाता है, उसको हम यूजर एनालिटिक्स के थ्रू जो हम समझ पाते हैं और उसको रन कराने के लिए हम अलग सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज वो यूज करते हैं, इसी को हम बिग डेटा कहते हैं। बिग डेटा में मेनली आप देखेंगे क्या क्या इन्वॉल्व होता है। स्केल ऑफ डेटा, बड़े स्तर पे हम डेटा को एक साथ रन करा सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा, बड़े स्तर पे डेटा और डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डेटा एक साथ रन कराने के लिए हमें बिग डेटा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। और उन डेटाज को एनालिसिस भी करना, मींस फॉरवर्ड करने के लिए एनालाइज भी करना एक कम ही समय में, मींस सॉर्ट ऑफ द सेकंड आपको उसको सॉर्ट आउट करके निकालना है। अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा, मींस आप स्केल ऑफ द डेटा, वेराइटी ऑफ द डेटा और एनालिसिस ऑफ डेटा, इसके अलावा एक अलग क्वालिटी आपकी आ जाती है कि डेटा में अनसर्टेनिटी। ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं बिग डेटा के ही थ्रू एक साथ गवर्न किया जा सकता है। यही एक तरह से बिग डेटा टेक्नोलॉजी है। बिग डेटा इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ही साथ हम सारे डिवाइसेज एक साथ रन कराते हैं किसी एक एरेना पे, किसी एक प्लेग्राउंड पे, जहां से सारी चीजें रन कर रही होती हैं। जैसे आप देखेंगे बैंकिंग, बैंकिंग ऐसा नहीं है कि केवल एक कमरे से ही गवर्न हो रहा है। बैंकिंग में आप देखेंगे पूरा का पूरा नेशनल इंटरनेशनल सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है। वहां पैसा डाला, यहाँ क्लिक हो गया, यहाँ तुरंत आपका चीजें स्क्रीन पे आ गई। एक तरह से ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी भी आपका एक तरह से बिग डेटा है। और जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिन्हें अलग अलग बताया, हर जगह आपका बिग डेटा यूज हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में बिग डेटा, गवर्नेंस में बिग डेटा, मींस आपको गवर्नेंस में जो ट्रांसपेरेंसी और ये सारी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको राइट इंफॉर्मेशन के थ्रू दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं गवर्नेंस में आपका बिग डेटा इस्तेमाल हो रहा है। बैंकिंग में आपका बिग डेटा इस्तेमाल हो रहा है। बिजनेस में आपका बिग डेटा इस्तेमाल हो रहा है। बिजनेस में आप देखेंगे कि शेयर मार्केट, सारी चीजें आप घर पे बैठे हुए सारी चीजें देख सकते हैं और एक साथ डेटा आता है सारी स्क्रीन पे। तो ये एक साथ मैनेज होता है कि सब लोग एक गवर्न कर सकते हैं। जैसे आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी में जब आप टिकट करते हैं तो बिग डेटा से ही वो फंक्शनिंग होती है, जिसमें एक साथ कई यूजर बैठ के काम करते हैं और टिकट बुक करते हैं। ये सारी चीजें आपका बिग डेटा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मींस आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन से, अगर एक साथ वेबसाइट पे डाल दी जाए और सारी चीज़ों को रीड किया जाए तो आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देख सकते हैं।
अर्बनाइजेशन मीन्स जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारी चीजें बिग डेटा से गवर्न होती हैं, इन सारी चीजों में भी बिग डेटा यूज हो रहा है। रिमोट सेंसिंग, इंश्योरेंस, साइंस टेक्नोलॉजी, इन सारे फील्ड में बिग डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेमिंग, गेम आप देख रहे होंगे आज कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें सब लोग कनेक्टेड होके खेलते हैं। हाँ, जैसे इन सारे गेम्स को, पबजी, ये सारे गेम्स जो हैं कहीं ना कहीं एक बिग डेटा पे गवर्न होते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, कोई विदेश में बैठा है, आप एक साथ एक गेम पे आ सकते हैं। ये सारी चीजें आपका बिग डेटा है। कन्विंस Conclusively, we can say that big data, artificial intelligence, IoT, etc., new emerging technology is going to change the world forever. IoT, big data, artificial intelligence, ये IT के सेक्टर की एक ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो पूरी की पूरी लाइफ को चेंज करके रख दी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमने क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे और उस पर कैसे क्या संभावना है, क्या आंसर लिख सकते हैं इसमें, उस पे बारे में बात करेंगे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट बताएंगे आप 100 to 150 वर्ड्स में। उसके बाद उसकी संभावनाएं क्या हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, और चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में, उन सारी चीजों पे आप जिक्र करेंगे, प्रोस्पेक्ट, संभावनाएं बताएंगे और आप चैलेंजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बताएंगे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेनली, जैसे क्रिप्टो करेंसी आप पढ़े होंगे तो क्रिप्टो करेंसी में बताया गया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक लेजर अकाउंट तैयार करता है। मींस जैसे दुकान पे आप जाते हैं, दुकान पे जाते पे जब आप उधार खाता या कुछ भी, जो भी सामान आ रहा है, सामान बिक रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसका एक दुकानदार एक लेजर तैयार, बही खाता तैयार करता है, उस पे सारी चीजें लिखा रहता है और पलट पलट के देखता है। तो सेम उसी तरह आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ जुड़े होने की वजह सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक स्क्रीन पे आते हैं। आप सारे ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के पे आ रहे हैं। ये एक तरह का लेजर है जिसपे आप सारी कनेक्टेड है सिस्टम, जिससे आप देख सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगभग एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इवॉल्व किया जा रहा है। मेनली ये क्रिप्टो करेंसी को रन कराने के लिए आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो अगर आप देखेंगे, बेनिफिट्स है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, बहुत सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है कि आप इसको हैक नहीं कर सकते, और एक जैसे हर आदमी का अपना एक अंगूठा होता है, यूनिक अंगूठा, उसी तरह इसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिस आइडेंटिफिकेशन नंबर से आप इसमें इन कर सकते हैं, जो और किसी के साथ वो मैचअप नहीं कर पाएगा। बहुत सिक्योर्ड सिस्टम है, इनक्रिप्टेड है, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है। मींस ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से दूर ले जाता है, कि मीन जैसे बैंकिंग में, क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जैसे क्या है कि आपको डिसेंट्रलाइज करता है और सरकार के इंटरफेरेंस से आप दूर जाते हैं। तो ये सारी हैं, और इसके संभावनाएं अलग अलग फील्ड, जैसे मैंने बताया डिजिटल करेंसी में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चीपर कास्ट लगती है तो आप इसमें ट्रांजेक्शन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेड फैसिलिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं इसकी। चैलेंजेस क्या क्या हैं कि चैलेंजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, द मैसिव यूजेज ऑफ एनर्जी, बड़े स्तर पे इसमें एनर्जी लगती है, बड़े स्तर पे टेक्नोलॉजी मींस बड़े स्तर पे सिस्टम, जो कहा जाए कंप्यूटर सिस्टम के साथ पूरी पूरी कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे जनसंख्या को इवॉल्व होना पड़ेगा, ताकि तभी तभी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर फार्मर्स और साइंटिस्ट को जोड़ने की बात की जा सकती है, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में सेलिंग एंड ट्रेडिंग को लेकर है। ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस और स्किल की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे आपके चैलेंजेस हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को लेके हमने उस पर डिटेल में जिक्र किया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें
कमेंट करना मीन्स आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, कौन कौन सी किसके बारे में। इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो हम सबसे पहले आते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस सुने होंगे आपने, इन स्पेस शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अभी हम आप देखेंगे कि 2020 में जब आपका कोविड-19 आया था, उसी समय हमारी फिनांस मिनिस्टर ने इसरो के कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की थी और स्पेस को कॉमर्शलाइज करने की बात की थी। तो इन स्पेस जो टेक्नोलॉजी, हम इन स्पेस जो क्रिएट किए हैं, जो हमने ये संस्था बनाई है, इसका काम ये है कि एक तरह का नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। इसका काम है, सिंगल विंडो एजेंसी है ये, सिंगल विंडो नोडल सेंटर है, जहां जो भी प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं उनको ओवरसी करने का, मींस उनको देखने का और उन पे निगरानी रखने का कि जो भी स्पेस के फील्ड में प्राइवेट कंपनीज हम कॉमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम प्राइवेट कंपनीज जो भी आ रही हैं उनको परमिट कर रहे हैं और उनको ओवरसी करने का जो काम कर रही है वो इन स्पेस कर रही है। इसका फंक्शन क्या क्या है? इनकरेज, प्रमोट एंड हैंड होल्ड द प्राइवेट सेक्टर फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर। मींस एनकरेज करना है, प्रमोट करना है और हैंड होल्ड द प्राइवेट सेक्टर, मींस उनको पूरा का पूरा सपोर्ट देना है कि कैसे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काम कर पाए। इसरो और नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर जो भी मैनिफेस्ट, मतलब जो प्राइवेट कंपनी NSIL मींस नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो, ये सारे मिलके स्पेस के फील्ड में क्या नए मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, उन सब चीजों पे बातचीत करना और उसको आगे बढ़ाने का काम आपका इन स्पेस का है। और एक प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द प्राइवेट कंपनी। इन स्पेस एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है प्राइवेट कंपनीज के साथ। आप देखेंगे कि कंपटीशन, हाँ, फेयर कंपटीशन की बात हर जगह चलती है। फेयर कंपटीशन मींस जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर दोनों उतरे हैं काम किसी इकोनॉमी में, तो मेनली उसके बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जाती है ताकि फेयर कंपटीशन। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दो किसी इंडस्ट्री को और सब्सिडी देने की वजह से अदर इंडस्ट्री खत्म हो जाए। तो फेयर कंपटीशन के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करेगा इन स्पेस। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा। फ्रूटफुल डिसमिनेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, मींस जिस भी आप देखेंगे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, जो भी बेटर यूटिलाइजेशन होगा इंडियन स्पेस में स्टूडेंट्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, इन सारी चीजों को बढ़ावा देगा। स्पेस एसेट का जो सोशियो इकोनॉमिक यूज हो सके उसके बारे में इन स्पेस जिक्र करेगा, इनहेंस करेगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस तैयार करेगा कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में। तो ये इन स्पेस का मेनली काम है कि प्राइवेट सेक्टर और कॉमर्शियल एक्टिविटीज जब स्पेस में होंगी, उन सारी चीजों को इनहेंस करने का, उनको बैकिंग देने का, इन सारी चीजों का एक सिंगल नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसा कि मैंने अभी इसी डिस्कशन में पीछे था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मींस हम जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड, ये सारी क्रॉप्स जो तैयार कर रहे हैं जीनोम एडिटिंग और इसके थ्रू, तो ये इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें हम कहीं ना कहीं पेस्ट कंट्रोल होता है, मींस हम पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते हैं और बेहतर प्रोडक्शन मिलता है किसानों की। फूड सिक्योरिटी का मसला सॉल्व होता है ओवर प्रोडक्शन से, मास प्रोडक्शन से। और किसानों को जब अच्छा प्रोड्यूस मिलता है तो उनकी आमदनी बढ़ती है, आमदनी जो डबलिंग द फार्मर इनकम की बात से, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जीएम क्रॉप्स के थ्रू सॉल्व होती हैं। जीएम क्रॉप्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कशन किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत चर्चा में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स 5G के आने के बाद से इसकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स क्या है कि किसी भी इंसान के ह्यूमन एफर्ट को मिनिमाइज कर देने की टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स, जैसे एक आदमी है बेड पे ही सोया है और वहीं से वो हीटर ऑन कर देता है, फैन ऑन कर देता है और वहीं से वो गीजर ऑन कर देता है। ये सारी चीज़ जो भी उसके फंक्शंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्टेड होने की वजह से आईटी के बेहतर यूज करके वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा इजी बनाते जा रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक एग्जांपल ये है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अभी जमाना ह्यूमन एफर्ट को ह्यूमन को बहुत इजी लाइफ दे रहा है। जो एक यूनिक आइडेंटिफायर्स है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो भी आपको असाइन हो रहे हैं, सारी चीज़ों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल है। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का? पीपुल लिव एंड वर्क स्मार्टर, मैंने बताया कि बहुत स्मार्टली वर्क करेगा और जिससे उसकी एफिशिएंसी लॉस नहीं होगी, वो एफिशिएंट वर्क कर पाएगा। बिजनेस और रियल टाइम इंसाइट्स, बिजनेस में रियल टाइम इंसाइट्स देगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराएगा। और कंपनीज को ऑटोमेशन प्रोसेसेस को बढ़ावा देगा जिसमें लेबर कास्ट रिड्यूस होगी, इन सारी चीज़ों को। और नुकसान भी है कहीं ना कहीं, अगर क्या नाम है, मैंने कहा ना, कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन के एफर्ट को इजी, ह्यूमन की लाइफ को इजी बनाए, ना कि उसको रिप्लेस करे। साइंस का यही मेन साइंस साइंस का मतलब ही यही था कि साइंस को यूज करके हम ह्यूमन की लाइफ को इजी बनाए, ना कि उसकी को रिप्लेस करने, उसके एफर्ट को रिप्लेस करना नहीं। तो मेनली बेरोजगारी और ये सब सारी चीजें इंटरनेट थिंग्स से ना रिमूव हो, इसके लिए एक बेहतर पॉलिसीज बनाई जाए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड व्हीकल है। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है और ये मेनली 3 सॉलिड प्रोपल्सन स्टेजेज और एक लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, जिसमें वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल आपका टर्मिनल स्टेज में होगा। ये इसका डायमीटर तो 2 मीटर होगा और इसकी लेंथ जो है 34 मीटर की है और इसका वेट जो होगा लगभग 120 टन का होगा। ये 500 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर प्लेनर ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए ये को लॉन्च करने के लिए कैपेबल है। ये कहाँ स्थापित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर में। की फीचर्स क्या क्या है? इसकी कास्ट बहुत कम है और लो टर्न अराउंड है, बहुत ज्यादा इसका टर्न नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन एकोमोडेटिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स, मीन्स ये फ्लेक्सिबल है। लॉन्च डिमांड फिजिबिलिटी, मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स इसके साथ नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि ये अभी युग है स्मॉल सैटेलाइट्स का, पहले अब बड़े सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता था, अब लॉन्च छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं बड़े स्तर पे। जैसे आपको बताया कि एक साथ 104 सैटेलाइट्स अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च किए गए। तो छोटे छोटे सैटेलाइट्स बहुत सारे लॉन्च किए जा रहे हैं। तो अभी स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक बेहतर है जो लो कॉस्ट में आपको तो करेगा। अभी राइज इन डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड, और नासा और हर जगह कहीं ना कहीं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मैंने बताया कि लो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट को बचाता है। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी क्या नाम कॉमर्शियल का एक्टिविटीज़ में हमारा इसरो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इकोनॉमिक आउटपुट और इन सारी चीज़ों में। तो साथियों हम लोग लगभग 15 क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिस्कस किया और 15 क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि हमने लगभग उन टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली देखा कि जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। संभावना क्वेश्चंस और भी फील्ड से आ सकते हैं, लेकिन जो मेजर फील्ड्स हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जहां से आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, उनको हमने देखा और आप उस पर एक आंसर राइटिंग करके आप प्रिपेयर करके 500 450 से 500 600 आंसर्स आप तैयार कर लें और उस पर आप कंटेंट तैयार कर लें। बाकी जो कंटेंट हमारी तरफ से दिया जा रहा है उसको भी आप
फॉलो करें तो आप बेहतर कंटेंट तैयार कर लेंगे, तो आप वहाँ आंसर लिखने में आपको बहुत सुविधा होगी। तो साइंस एंड टेक पे हम लोग का एक कॉम्प्रिहेंसिवली ये डिस्कशन था, तो इस पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और बाकी हम फिर मिलेंगे। आप लोग ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, आप लोग मेंस अच्छे से दें और आगे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। थैंक यू।